हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम अगर आज रात मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ गुजार लेती हो तो मैं तुम्हारी अम्मी और भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा। अपने बॉस की बात सुनते ही वो कांप गई थी। इस दुनिया में उसके सिर्फ 2 ही रिश्ते थे, उसकी माँ और उसका भाई, जो 2 दिन पहले एक्सीडेंट की वजह से जिंदगी और मौत के दरमियान थे। आप अपने पार्टनर से कहें एक रात के लिए वो मुझसे निकाह कर लें, फिर तलाक दे दें। वो आंखें मींचते बोली। और फिर एक रात के लिए उसका निकाह आकाश सिकंदर से हुआ। वो आकाश सिकंदर को देखकर पत्थर हुई थी। ये वही अमीरजादा था जिसे इसने यूनी में थप्पड़ मारा था। पहले एक रात बदला लेने का इरादा था, पर अब तुम सोच भी नहीं सकती। कोमल अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान बैठी ठंड से ठुठर रही थी, मगर उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी जिंदगी के 2 अहम तरीन रिश्ते, उसकी माँ और भाई, इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत बेहतर नहीं हो रही थी। जैसे ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आया, वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और बेचैनी से अपनी माँ और भाई की हालत के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और अफसोस भरे लहजे में कहा, उनकी हालत बहुत खराब है। अगर फौरी तौर पर ऑपरेशन ना किया गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं और दिमाग का फौरी ऑपरेशन करना ज़रूरी है, ताकि जख्म बिगड़ने से पहले उन्हें कवर किया जा सके। डॉक्टर की बात सुनते ही कोमल जैसे सकते में आ गई। घबराए हुए लहजे में बोली, डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करें, देर क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ने संजीदगी से उसे देखा और कहा, दोनों के ऑपरेशन के लिए 10-10 लाख रुपए दरकार हैं, यानी कुल 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये सुनते ही कोमल पर सख्ता तारी हो गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेयकीनी के आलम में वो बड़बड़ाई, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस ऑपरेशन के लिए हमें बैरून मुल्क से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलवाना पड़ेंगे, और आपको मालूम है उसमें कितना खर्च आता है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करें, ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। कोमल डॉक्टर की बात सुनकर साकित हो गई। दिमाग सुन्न होने लगा। 20 लाख, इतनी बड़ी रकम वो कहां से लाती? उसकी जेब में तो इस वक्त चंद 1000 रुपए भी नहीं थे, और कोई ऐसा सहारा भी नहीं था जिससे मदद मांग सकती। अस्पताल के सफेद दीवारों के बीच वो अकेली खड़ी थी, जैसे जमीन और आसमान के दरमियान मौलिक हो। आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। अल्लाह, मेरी माँ और भाई को बचा लो, दिल की गहराइयों से फरियाद निकली। और उसके साथ उसने अपना फोन निकाला और बेतरतीब उंगलियों से चंद नंबर्स मिलाने लगी। उसके बाद एक कॉल की, मगर हर तरफ से या तो इनकार मिला या खामोशी। थक हार कर वो कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद की और गहरा सांस लिया। वो अपने ऑफिस में काम में मसरूफ थी जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉल सुनते ही उसका रंग फक हो गया और जल्दी से कुर्सी से उठी। घबराते कदमों के साथ वो बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा नॉक किया। सर, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। एहतशाम आफंदी ने अंदर आने की इजाज़त दी तो वो तेज़ी से दाखिल हुई। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। सर, मेरी अम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त अस्पताल में हैं। मुझे फ़ौरन जाना होगा। प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दे। वो घबराए हुए लहजे में बोली। उसकी परेशानी देखकर एहतशाम ने नरमी से उसे कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। पहले रिलैक्स करो कोमल, अगर तुम इतना घबरा जाओगी तो अस्पताल जाकर उन्हें संभालोगी कैसे? ये लो, पानी पियो और खुद को संभालो। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा और चंद घूंट भरे। एहतशाम ने नरमी से कहा, परेशान मत हो, हौसला रखो।
और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। कोमल ने तशक्कुर भरी नज़रों से अपने बॉस को देखा और जल्दी से बाहर निकलने लगी, मगर एहतशाम ने एक बार फिर उसे रोक लिया। रुको, मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो तुम्हें अस्पताल छोड़ आएगा। कोमल ने नम आंखों से एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और तेजी से बाहर निकली। कुछ देर बाद वो अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही वो इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और अपनी माँ और भाई की हालत देखी तो उसके कदम डगमगा गए। उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और सांसें बेतरतीब हो गईं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो खबर डॉक्टर ने उसे दी वो उसका सब कुछ खत्म कर देने के लिए काफी थी। कोमल के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। डॉक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, मगर वो कुछ भी समझने से कासिर थी। दोनों के ऑपरेशन के लिए 10-10 लाख रुपए दरकार हैं, यानी कुल 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। ये जुमला उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसकी माँ और भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे और उनकी जिंदगी का दारोमदार उन 20 लाख रुपयों पर था जो उसके पास नहीं थे। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? उसने बेबसी से अपने इर्द गिर्द देखा। हर तरफ तीमारदार बेचैन खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में मायूसी, मगर कोमल की आंखों में कुछ भी नहीं था, बस एक खालीपन था। अस्पताल की सर्द दीवारों के दरमियान वो तन्हा खड़ी थी, बिल्कुल बेयारो मददगार। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक एक करके सबको कॉल करने लगी, मगर हर तरफ से या तो माजरत सुनने को मिली या खामोशी। वो दीवार के साथ टिक गई, आंखों में आंसू, दिल में इस्तराब और दिमाग में हजारों सवालात। मुझे इन पैसों का बंदोबस्त करना होगा किसी भी तरह। अचानक उसके दिमाग में अपने बॉस की बात गूंजी, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल करना। ये जुमला याद आते ही उसने फैसला कर लिया कि वह एहतशाम आफंदी से रकम उधार ले लेगी और अपनी तनख्वाह में से कटवाती रहेगी। इस ख्याल ने उसे कुछ लम्हों के लिए सुकून दिया और वो फौरन अपने बॉस को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाने लगी, मगर जैसे ही उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसका इरादा बदल गया। रात के 1 बज रहा था। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन वापस रख दिया। अब कॉल करना मुनासिब नहीं होगा, सुबह ऑफिस जाकर बात कर लूँगी। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला दिन उसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश लेकर आएगा। कोमल सुबह सवेरे अस्पताल से सीधा ऑफिस पहुंची। उसकी आंखें रात भर के जागने से सूजी हुई थी, मगर वो किसी भी हाल में एहतशाम आफंदी से मिलकर पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। ऑफिस में कदम रखते ही वो सीधा एहतशाम आफंदी के केबिन की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। कोमल ने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। एहतशाम आफंदी कुर्सी पर बैठा था और उसके साथ कोई और भी बैठा था, लेकिन कोमल ने परेशानी में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उस शख्स की नज़र कोमल पर पड़ी तो वो इसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोमल उसकी तरफ ना देख सके। एहतशाम आफंदी सर उठाकर कोमल की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसके चेहरे पर फिक्र के आसार देकर माथे पर त्योरी डाली। हाँ बोलो, खैरियत? कोमल ने हिम्मत जमा की और बोली, सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। एहतशाम ने कुर्सी की पुश से टेक लगाई और संजीदगी से उसे देखने लगा। कैसी मदद? सर, जैसा कि आपको बताया था कि मेरी माँ और भाई का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर्स ने उनके ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं, इसलिए मैं आपसे कर्ज लेना चाहती हूँ। आप चाहें तो मेरी तनख्वाह में से काटते रहें, जितना वक्त लगे मैं अदा कर दूंगी, बस प्लीज़ मेरी मदद करें। कोमल की आवाज़ में लर्जिश थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी के आसार। एहतशाम ने एक नज़र उस पर डाली, फिर कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया।
इससे पहले कि एहतशाम आफंदी कुछ कहता, उस बैठे हुए शख्स ने उसे चुप रहने का इशारा किया। एहतशाम ने उसका इशारा समझते हुए कोमल की तरफ देखा और कहा, आप अपने केबिन में जाकर बैठें, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। वो सर झुकाकर बाहर चली गई। वो शख्स सीधा होकर बैठ गया। वो ना सिर्फ एहतशाम का बिजनेस पार्टनर था बल्कि उसका बेहतरीन दोस्त भी था। एहतशाम ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, तुमने मुझे बात करने से क्यों रोका? वो शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, तुम उसे कहो कि मैं एक शर्त के बदले उसे पैसे दूंगा। लेकिन उसने अपनी शर्त बताई, जिसे सुनकर एहतशाम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? एहतशाम ने हैरत से पूछा। वो शख्स फिर से मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी तो मौका मिला है सारे हिसाब किताब बेबाक करने का। एहतशाम उसकी बात सुनकर चौंक गया। कौन सा हिसाब? वो शख्स पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराया और कहा, बस तुम वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूं। उसके घर वालों के इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। बस तुम उसके सामने मेरी ये शर्त रख दो, और हाँ, मुझे बताना कि उसने क्या जवाब दिया। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया। शाम को एहतशाम ने इंटरकॉम पर कोमल को अपने केबिन में बुलाया। जब वो अंदर आई तो उसने कदरे परेशान होकर अपने बॉस को देखा। एहतशाम खड़े होते हुए उसके करीब आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ और भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। कोमल ने बेचैनी से एहतशाम के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर, कैसी शर्त? आप बताएं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। एहतशाम ने गहरी सांस ली और फिर उसे वो शर्त बताई जो उसके बिजनेस पार्टनर ने उसे कहने के लिए बोला था। तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ एक रात गुजारनी होगी। ये सुनते ही कोमल के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो यूं लरजने लगी जैसे सूखा पत्ता तेज हवा में कांप रहा हो। उसने बेयकीनी से एहतशाम की तरफ देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि उसने वाकई ये बात कह दी है। वो गुस्से से बोली, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा कहते जरा भी शर्म नहीं आई? एहतशाम ने उसकी तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए बेनियाजी से कहा, मेरी तो यही शर्त है। अगर तुम्हें अपने माँ और भाई की जिंदगी अजीज है तो मेरी शर्त मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। कोमल कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, लेकिन जैसे ही उसके जहन में अपनी माँ और बीमार भाई का ख्याल आया, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। आखिरकार वो लरसते हुए लहजे में बोली, ठीक है सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन। वो एक पल के लिए रुकी, फिर हिम्मत मुजतमा करके बोली, आप अपने पार्टनर से कहें कि वो मुझसे एक रात के लिए निकाह कर ले और अगले दिन मुझे तलाक दे दे। उससे मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने कोई नाजायज़ ताल्लुक नहीं बनाया या कोई गुनाह नहीं किया। एहतशाम आफंदी ने कोमल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब जाओ, अपने केबिन में जाकर बैठो। कोमल शिकस्त खोरदा कदमों से अपने केबिन तक पहुंची और जैसे ही कुर्सी पर बैठी, यूं लगा जैसे उसके जिस्म में मजीद ताकत नहीं रही। वो लड़खड़ाते हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठते ही अपने बाजुओं में सर छुपाकर सिसक पड़ी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी जहां उसे अपनी इज्जत और मां, भाई की जिंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर वो जानती थी कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। एहतशाम आफंदी ने अपने पार्टनर को फोन किया। दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी, हाँ बोलो, कोमल मान गई? एहतशाम ने संजीदगी से कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। वो चाहती है कि तुम निकाह करो और फिर बेशक अगले दिन तलाक दे दो। चंद लम्हे खामोशी छा गई, फिर उसके पार्टनर ने हल्का सा कहकहा लगाया, दिलचस्प, निकाह करके तलाक देनी पड़ेगी। ठीक है,
मुझे कोई एतराज नहीं, बस उससे कहो निकाह आज ही होगा। एहतशाम ने अपने पार्टनर की बात सुनते संजीदगी से कहा, यार एक बार फिर सोच लो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो? एहतशाम की बात सुनकर उसके पार्टनर ने बेनियाजी से कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। एहतशाम लब भींच कर रह गया, मगर वो जानता था अब कुछ कहने का फायदा नहीं था। एहतशाम गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। बाहर की रोशनियों में भी उसे अंधेरा महसूस हो रहा था। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, लेकिन वो बेबस था। वो जानता था उसका पार्टनर जिद्दी और सफाक इंसान है और अब कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अगर एहतशाम उसकी मदद नहीं भी करेगा तो वो ज़बरदस्ती कोमल को उठवा लेगा और एहतशाम जानता था अगर उसने अपने बिजनेस पार्टनर की बात ना मानी तो उसके कारोबार में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए वो खामोश रहा और सीधा कोमल के पास जाकर बोला, तैयार हो जाओ, निकाह आज ही होगा, और हाँ, निकाह होते ही तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कोमल ने नम आंखों से एहतशाम की तरफ देखा और सर झुकाकर कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूं। उसका भीगा हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर एहतशाम ने एक पल के लिए नजरें चुराईं, लेकिन कुछ बोला नहीं। 1 घंटे बाद वो उसे लेकर अपने पार्टनर के फार्म हाउस पहुंच गया, जहां पहले ही निकाह ख्वां और गवाहान मौजूद थे। निकाह की रस्म और रुखसती फार्म हाउस पर पहुंचते ही कोमल को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां उसे एक शानदार सुर्ख रंग का लहंगा दिया गया और साथ ही एक ब्यूटिशियन भी भेजी गई, जिसने उसे दुल्हन की तरह सजा दिया। आईने में खुद को देखते हुए कोमल को लगा जैसे वो कोई और ही लड़की हो, कोई ऐसी जो उस वक्त की कैदी बन चुकी हो, जिसका अख्तियार उसके अपने हाथ में नहीं रहा। बाहर हॉल में एहतशाम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठा था। उसके पार्टनर ने बेचैनी से कहा, मौलवी साहब निकाह शुरू करें, मुझे देर नहीं करनी। निकाह ख्वां ने पहले उस शख्स का निकाह पढ़ाया, फिर वो कमरे में जाकर कोमल से इजाबो कबूल करवाने लगा। लरसते होंठों और भीगी पलकों के साथ कोमल ने सर झुकाकर 3 बार कबूल है कहा और यूं वो किसी और की मलकियत बन गई। वो शख्स बेहद खुश था। निकाह के बाद उसने एहतशाम को गले लगाया, सब मेहमानों को रुखसत किया और फौरन अस्पताल में फ़ोन करके कोमल की माँ और भाई के इलाज का बंदोबस्त करवा दिया। ये सब करने के बाद वो सीधा कमरे में चला आया जहां कोमल सहमी हुई बैठी थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, कोमल की हथेलियां पसीने से भीगने लगी और वो खुद में सिमटने लगी। खौफ की एक लहर ने उसके वजूद को जकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने नज़र उठाकर देखा, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि आकाश सिकंदर था, वही आकाश जिसे उसने यूनिवर्सिटी में सबके सामने थप्पड़ मारा था। आकाश ने उसकी हैरत को देखकर कहकहा लगाया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है मेरी बीवी को सब कुछ याद आ गया है और शायद ये भी समझ आ गया होगा कि ये निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया गया है। कोमल की सांसें रुकने लगी। आकाश आगे बढ़ा और सफाक लहजे में बोला, तुम्हें मालूम है, जब मैंने तुम्हें एहतशाम के सामने मदद मांगते देखा तो मेरे जहन में फौरन यूनिवर्सिटी के वो तमाम मनाजिर घूम गए। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था और मैंने तभी सोच लिया था कि तुमसे बदला लेने के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। कोमल के दिल में धड़कते खौफ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आकाश ने आगे झुकते हुए कहा, तुम सोच रही थी कि यह निकाह सिर्फ एक रात के लिए है। नहीं कोमल, अब तुम हर रात मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक खुश करोगी। मेरे घर में तुम्हें हर वो अजियत मिलेगी जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, और ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी नहीं मांग लोगी। इतना कहकर आकाश ने एक झटके से उसके सर से दुपट्टा खींच लिया। दुपट्टा उसके बालों में अटका था
और जैसे ही वो खींचा गया, कोमल के सर में एक तेज दर्द उठी। बेसाख्ता उसके मुंह से एक चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। आकाश के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट थी, जबकि कोमल की आंखों में सिर्फ बेबसी और पछतावा था। आकाश ने सारी रात कोमल पर अपने बदले का गुस्सा उतारा, उसे हर मुमकिन तरीके से अजियत दी। कोमल ने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन फिर भी सब्र का दामन थामे रही। रात भर अपनी मनमानियां करने के बाद आकाश सुबह उठा। फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कोमल की तरफ देखा और सफाक लहजे में बोला, चलो उठो, फ्रेश होकर नाश्ता बनाओ और उसके बाद घर का सारा काम खुद करोगी। आज से सारे मुलाजमों की छुट्टी। मैं तुम्हें यहां ऐश करने के लिए नहीं लाया। ये कहकर आकाश खुद भी फ्रेश होने चला गया, जबकि कोमल ने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा और उठकर बैठ गई। उसका पूरा वजूद दुख रहा था, जैसे रूह तक छलनी हो चुकी हो। कुछ देर बाद आकाश फ्रेश होकर बाहर आया और कोमल जल्दी से वॉशरूम में चली गई, ताकि मजीद कोई तल्ख बात सुननी ना पड़े। कुछ देर बाद कोमल जब फ्रेश होकर बाहर निकली तो आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने एक सरसरी नज़र कोमल पर डाली और सख्त लहजे में बोला, जल्दी से नाश्ता बना दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा, और अगर मैं लेट हुआ तो उसकी सज़ा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। कोमल ने सहमे हुए लहजे में हिम्मत जमा करके पूछा, मेरे माँ और भाई का इलाज शुरू हो गया या नहीं? आकाश ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देखा और बेपरवाही से कहा, मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता। जिस लम्हे हमारा निकाह हुआ था उसी वक्त उन दोनों का इलाज भी शुरू करवा दिया गया था, और हाँ, उनका ऑपरेशन भी कामयाब हो चुका है। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए कोमल की आंखों में उम्मीद की चमक जागी और उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी कुल कायनात, उसके दो सबसे कीमती रिश्ते सही सलामत थे। ये सोचकर उसका दिल किसी हद तक मुतमईन हुआ। कोमल नीचे जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी, लेकिन उसका जहन मुसलसल अस्पताल में अपनी माँ की तरफ था। उसके दिल में बेचैनी थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, माँ की तबीयत कैसी होगी, भाई की हालत कैसी होगी। मगर वो मजबूर थी, यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। उसने नाश्ता तैयार करके मेज़ पर लगा दिया। कुछ देर बाद आकाश भी नीचे आ गया और नाश्ता करने लगा। कोमल ने जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, आकाश ने जहरखंद लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों बैठने लगी? कोमल ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और बेसाख्ता बोली, मैंने भी तो नाश्ता करना है। उसकी बात सुनकर आकाश ने इस्तेज़ाइया हंसी हंसी। आंखों में तमस्खुर के रंग नुमाया थे और वो तंजिया अंदाज में बोला, ये मुलाजमाएं कब से अपने मालिक के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी? तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजमा की है, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। कोमल का चेहरा फक हो गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। लेकिन आकाश की तजलील यहीं ख़त्म नहीं हुई। वो मजीद सफाकी से बोला, हाँ, रात को तुम मेरे लिए एक तफरीह का जरिया ज़रूर हो, लेकिन दिन के वक्त तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, या यूं समझ लो एक रखेल। ये सुनते ही कोमल का वजूद जैसे पत्थर का हो गया। वो बेयकीनी से आकाश को देख रही थी। आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त कर लिया। वो अपनी बेबसी और बेकदरी का बोझ दिल में लिए चुपचाप पीछे हटी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। कोमल की आंखें भर आईं, लेकिन उसने लब भेंचकर अपने आंसू अंदर ही जज्ब कर लिए। वो जानती थी कि आकाश के सामने उसकी आंखों की नमी भी उसके लिए एक और ताना बन सकती थी। वो चुपचाप पलटी और बावर्ची खाने में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भूख से नडाल होने के बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाए। आकाश अपनी बेरहमी में मगन मज़े से नाश्ता कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसका नाश्ता ख़त्म हुआ तो वो कुर्सी पीछे धकेल कर उठा और हाथ झाड़ते हुए कहा, जब तक मैं ऑफिस से वापस ना आ जाऊं
ये घर चमकना चाहिए, एक चीज भी अपनी जगह से हिली हुई ना मिले, वरना सजा के लिए तैयार रहना। कोमल ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि जबान से कुछ कहने की सकत बाकी नहीं रही थी। आकाश ने उस पर एक नजर डाली, जैसे उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ने के बाद तसल्ली कर रहा हो कि कहीं उसमें कोई मज़ाहमत बाकी तो नहीं। फिर मोबाइल उठाया और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ गूंजी और उसके साथ कोमल का जब्त भी जवाब दे गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू बेख्तियार उसके रुखसार पर लुढ़कने लगे। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो सिसकियां लेते हुए खुद से सवाल कर रही थी। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद उसने खुद को संभाला। उसकी सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि उसकी माँ और भाई का इलाज शुरू हो चुका था। सामने लैंडलाइन फ़ोन देखकर दिल में ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह अस्पताल फ़ोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करे, मगर आकाश की सख्ती याद आते ही उसका दिल डूब गया। अगर उसने देख लिया कि मैंने फ़ोन किया है तो कहीं वो नाराज़ होकर इलाज ही ना रुकवा दे। ये सोचकर उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो खौफ में घिरी अपने कमरे में गई, जहां कल रात की तल्ख यादें ताज़ा थीं। बेड पर नज़र पड़ी तो जैसे दिल में एक खंजर उतर गया। उसने जल्दी से नज़रें चुराईं और ख़ुद को काम में मसरूफ़ करने की कोशिश की। वो उस दिन को कोस रही थी जब उसका सामना यूनिवर्सिटी में आकाश सिकंदर से हुआ था। आकाश सिकंदर, जो उसका सीनियर था, पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी पुरकशिश शख्सियत और बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। उसकी हैंडसम शक्ल सूरत और रोबदार अंदाज ने यूनिवर्सिटी की बेशतर लड़कियों को उसका दीवाना बना रखा था। लड़कियां उसकी एक नज़र के लिए बेकरार रहती, खुद को उसके सामने यूं पेश करती जैसे दुनिया में वही वाहिद मर्द हो। मगर आकाश सिर्फ एक दिलकश शख्स नहीं, बल्कि एक प्ले बॉय भी था, जो हर लड़की को अपनी जागीर समझता था। वो जिस पर चाहता अपनी तवज्जो की बारिश कर देता और अक्सर लड़कियां उस पर मर मिटी थीं। इसी दौरान कोमल ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। उसकी मासूमियत और खूबसूरती के चर्चे जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गए, मगर उसके रख रखाव और खुददारी को देखकर कोई भी उससे बेतकल्लुफ़ होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आकाश को लगा जिस तरह हर लड़की उसके आगे पीछे घूमती है, इसी तरह कोमल भी उसकी एक झलक पाने को बेताब होगी। उसने एक दो बार उसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर कोमल ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। ये बात आकाश के गुरूर को ठेस पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि एक आम सी लड़की जो उसकी तवज्जो पाने के लायक भी नहीं, उसे नज़रअंदाज कर रही थी। यही अना का मसला उसे मजबूर कर गया कि वो कोमल को झुकाने की ठान ले। एक दिन उसने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में कोमल का रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? कोमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आकाश सिकंदर हंसा और कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती कर लो और रास्ता ले लो। कोमल ने तेज नजरों से उसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूं? मुझे इन फजूल दोस्तियां पालने का कोई शौक नहीं, खास तौर पर लड़कों से। ये कहकर वो एक तरफ से निकलने लगी, मगर आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही लम्हा कोमल के सब्र की इंतहा थी। अगले ही लम्हे उसका लहराता हुआ हाथ आकाश के चेहरे पर निशान छोड़ गया। पूरी कैंटीन में खामोशी छा गई। सबकी नजरें आकाश पर जम गईं, जिसके चेहरे पर हैरत और गुस्से का तूफान था। कोमल अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई, मगर आकाश के लिए ये सबके सामने होने वाली बेइज्जती किसी तौर पर हजम करना मुमकिन नहीं था। वो इस थप्पड़ की गूंज अपने कानों में महसूस करता रहा और उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वो कोमल को उसकी गलती की सज़ा देगा। लेकिन बदकिस्मती से ये आकाश का आखिरी सेमेस्टर था। इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ होने के बायस वो वक्ती तौर पर
कोमल से बदला लेने का इरादा भूल गया, मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। लेकिन पेपर से फारिग होते ही आकाश ने कोमल से बदला लेने का मंसूबा बनाया। लेकिन उसे पता चला कि कोमल यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। उसके वालिद एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे और घर के अखराजात उठाने वाला कोई नहीं रहा था। ऐसे में कोमल के लिए पढ़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं था। माशी हालात की तंगी के बायस उसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दिनों की जिद्दोजहद के बाद उसे एहतशाम आफंदी के ऑफिस में नौकरी मिल गई। ये खबर आकाश के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। वो कोमल को ढूंढना चाहता था, मगर इसी दौरान उसके वालिद ने उसे लंदन भेज दिया। कोमल ने नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम प्राइवेट तौर पर मुकम्मल करना शुरू कर दी। उसने मेहनत से अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब वो पूरी तवज्जो से जॉब कर रही थी। जिंदगी कुछ हद तक संभलने लगी थी। और लेकिन फिर एक क़यामत उस पर टूट पड़ी। उसकी माँ और भाई एक हादसे का शिकार हो गए। ये खबर उसके लिए किसी बिजली के कड़के से कम नहीं थी। वो मुसलसल इन्हीं ख्यालात में घिरी हुई थी कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी और काम में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर में आकाश के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अगर उसने इसे रोते हुए देख लिया तो वो फिर से कड़वी कसीली बातें सुनाने लगेगा। कोमल ने जल्दी से खुद को संभाला और किचन में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर में आकाश अंदर आया। उसकी नज़रें सीधी कोमल पर जा ठहरी, जो खुद को काम में मसरूफ़ रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहुत वफादारी दिखाई जा रही है, आकाश तंजिया लहजे में बोला। लगता है तुम्हें मेरी दी गई हैसियत कबूल हो चुकी है। कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नज़रें झुकाकर काम में मगन रही। आकाश को उसकी खामोशी मजीद तपाने लगी। वो करीब आया और ज़बरदस्ती उसकी ठोड़ी ऊपर की ताकि वो उसकी आंखों में देखे। क्या तुम रो रही थी? आकाश ने सख्त लहजे में पूछा। कोमल ने जल्दी से अपना चेहरा झटक कर पीछे हटाना चाहा, मगर आकाश ने उसकी कलाई दबोच ली। मैंने सवाल किया है, जवाब दो। मेरी माँ और भाई अस्पताल में हैं। अगर मैं परेशान हूं तो इसमें हैरत की क्या बात है? कोमल की आवाज़ भर्राई हुई थी, लेकिन वो अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। आकाश ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम्हारी वफादारी के बदले में उनका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना वो अस्पताल में है, बाहर भी आ सकते हैं, जिंदा या। आकाश ने जुमला अधूरा छोड़ा। बस कोमल की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? आकाश कहकहा लगाकर हंसा। संगदिल? हाँ, मैं संगदिल हूं, क्योंकि तुमने मुझे उस दिन सबके सामने जलील किया था। अब तुम्हें हर दिन, हर लम्हा उस बेइज्जती की कीमत चुकानी होगी। कोमल की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने जब्त कर लिया। वो जानती थी यहां आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। वो मजीद कुछ बोलती, मगर आकाश ने उसकी कलाई झटके से छोड़ दी और खाना खाते हुए बोला, जल्दी से खाना बना लेना, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि कोमल खुद को दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए उठी और खाना बनाने में मसरूफ हो गई। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि रात को वो आकाश से बात करेगी, कि वो उसे एक बार उसकी माँ से मिलवाने ले जाए, शायद वो मान जाए। रात के खाने के बाद जब आकाश के दोस्त चले गए तो कोमल भी किचन समेटकर कमरे में चली गई। आकाश सोफे पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि कोमल खामोशी से उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए हिम्मत जुटाने लगी। मगर आकाश की मौजूदगी में उसका दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। आकाश ने फोन बंद किया और जैसे ही उसकी नज़र कोमल पर पड़ी, क्या हुआ? कुछ कहना है तो कहो, ऐसे खड़ी मत रहो मेरे सर पर सवार होकर।
कोमल ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में बोली, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, प्लीज एक बार। आकाश ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं तुम्हें फौरन अस्पताल ले जाऊंगा? कोमल की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। आकाश, मैं सिर्फ एक बार, बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, प्लीज। आकाश ने उसे चंद लम्हे घूरा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ पहली और आखिरी बार होगा। कोमल ने तेजी से सर उठाया और कहा, ठीक है। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो कम से कम एक दफा तो ठीक होने के बाद अपनी माँ और भाई को देख लेगी और इस तरह उसके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। जैसे ही अस्पताल के सफेद सर्द माहौल में कदम रखा, कोमल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदम खुद ब खुद अपनी माँ और भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खोलते ही जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया, उसने उसकी रूह झंझोड़ कर रख दी। उसकी माँ और भाई बेहिस्सो हरकत लेटे थे, मशीनों में जकड़े, सांस लेते मगर जिंदगी से बेखबर। उनके जिस्मों में लगी बेशुमार नालियां और मॉनिटर पर चलती धड़कनों की लकीरें उसके दिल पर किसी तेज खंजर की तरह वार कर रही थी। कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेख्तियार आगे बढ़ी और अपनी माँ के करीब जाकर बैठ गई। उसके कानों में डॉक्टर्स की वो आवाज़ें गूंजने लगी जो कह रहे थे कि इलाज तो हो रहा है मगर दुआ की भी ज़रूरत है। आकाश दरवाजे पर खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ऐसा मंजर जिसमें वो पहली बार कोमल के दर्द को महसूस कर रहा था। कोमल की बेबसी, उसके कांपते लब और बहते आंसू उसके दिल पर कुछ अजीब सा असर छोड़ रहे थे। वो बेख्तियार आगे बढ़ा और कोमल के कंधे पर हाथ रखा तो वो गैर इरादी तौर पर पलटी और सीधा आकाश के सीने से जा लगी। आकाश शशतर रह गया। उसे खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस कोमल को वो तोड़ना चाहता था वो तो पहले से ही टूटी हुई है। आज वो उसे बहुत कमजोर लगी। कोमल हिचकियों से रो रही थी, उसका पूरा वजूद लरज रहा था। आकाश के लिए ये सब गैर मुतवक्को था। उसकी बाहों में एक ऐसी लड़की सिमटी हुई थी जिसने कभी उसे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद भी उलझ गया कि उसे क्या करना चाहिए, मगर बेसाख्ता उसके हाथ उठे और उसने नरमी से कोमल को थाम लिया। ये पहला मौका था जब आकाश ने बगैर किसी शर्त, बगैर किसी जबर के कोमल को अपने हिसार में लिया था। वो खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। कोमल के आंसू उसकी शर्ट में जज्ब हो रहे थे और आकाश को पहली बार अपने दिल में कोमल के लिए नरम गोशा महसूस हुआ। फिर आकाश ने नरमी से कोमल की पीठ सहलाते हुए कहा, कोमल, बस करो रोना, खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हारी माँ और भाई को सेहत दे। उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो सबकी सुनता है और सबको नवाजता भी है। कोमल ने आकाश की बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका लहजा आज पहली बार नरम था, जैसे वो वाकई उसके दर्द को समझ रहा हो। लेकिन अगले ही लम्हे कोमल ने खुद को संभाला और पीछे हट गई। मुझे अम्मी के पास बैठना है, उसने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। आकाश कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर उसका दिल अजीब कैफियत में था। वो खुद को कोमल से हमदर्दी करने से रोकना चाहता था, मगर ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर इसे बेचैनी होने लगी थी। कोमल काफ़ी देर तक अपनी माँ और भाई के पास बैठी रही। उन्हें बेजान हालत में देखकर उसका दिल बार बार टूट रहा था, मगर वो जानती थी कि उसे हिम्मत नहीं हारनी। जब नर्स ने आकर कहा, अब आप बाहर बैठ जाएं, मैंने इन्हें मेडिसिन देनी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकली।
आकाश अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे देखकर उसने फोन बंद किया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कोमल ने खामोशी से सर हिला दिया। रास्ते भर दोनों के दरमियान खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी बोझल थी, जैसे दोनों के दिलों में कोई जंग चल रही हो। घर पहुंचकर कोमल सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि आकाश भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। वो जानता था कि उसने ये शादी बदले के लिए की थी, मगर आज अस्पताल में कोमल की बेबसी देखकर उसका दिल क्यों नरम पड़ने लगा था? ये सवाल उसे बेचैन कर रहा था। आकाश टेरेस पर बेचैनी से सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। जब भी वो परेशान होता, सिगरेट का धुआं उसकी बेचैनी को कम करने का जरिया बन जाता। मगर आज बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अस्पताल में कोमल की नम आंखें बार बार उसकी नजरों के सामने आ रही थी। जिस तरह वो बेबसी से रो रही थी, उसका ख्याल उसके ज़मीर को झंझोड़ रहा था। काफी देर बाद भी जब इज़्तिराब कम ना हुआ, तो वो उठकर स्टडी रूम में आ गया और खुद को दफ्तरी काम में मसरूफ करने की कोशिश करने लगा, मगर जहन बार बार भटक रहा था। दूसरी तरफ कोमल किचन में मसरूफ थी, मगर उसका जहन अस्पताल में माँ और भाई की तरफ जा रहा था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि उसे आकाश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने उसके घर वालों के इलाज का मुकम्मल खर्चा उठाया हुआ था। यही सोचते हुए वो हिचकिचाते हुए स्टडी रूम में आई और आकाश के करीब खड़ी हो गई। आकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उसके इज़्तिराब को महसूस करते हुए बोला, बोलो क्या बात है? कोमल ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आकाश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और पूछा, किस बात का शुक्रिया? कोमल ने एक नज़र आकाश की तरफ उठाई, फिर नज़रें झुकाकर बोली, आपने मेरे घर वालों के इलाज का सारा खर्चा उठाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी मदद तो शायद ही कोई करता। आकाश खामोशी से उसे देखता रहा और कोमल ये कहकर पलटकर वापस किचन में चली गई। वो दरवाजे से बाहर जाती कोमल को देखता रहा और सोचने लगा, ये लड़की क्या चीज़ है? मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये मुझे अपना मोहसिन समझ रही है। आकाश ने गहरा सांस लिया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे अपने किए पर अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जो हमेशा हर चीज़ को अपनी मर्जी से काबू में रखने का आदी था, आज कोमल की मासूमियत और शुक्रगुजारी ने उसके अंदर एक अजीब सा खलाल पैदा कर दिया था। उसके दिलो दिमाग में उलझन भरने लगी। कुछ देर बाद जब वो अपने ख्यालात से बाहर निकला तो घड़ी पर नज़र डाली। रात अच्छी खासी हो चुकी थी। वो उठा और कमरे में चला गया। आकाश का फ़ोन बजा तो उसने देखा अस्पताल से कॉल आ रही थी। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की, मगर जो खबर उसे सुनने को मिली वो इसे हिला कर रख गई। वो घबराकर जल्दी से उठा और सीधा नीचे किचन की तरफ बढ़ा, जहां कोमल बर्तन समेट रही थी। कोमल, जल्दी से चादर लो, हमें अभी अस्पताल जाना है। आकाश की उजलत भरी आवाज़ सुनकर कोमल के बर्तन धोते हाथ रुक गए। वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी और पूछा, लेकिन अभी तो हम अस्पताल से आए हैं, अब वहाँ क्या हुआ है? आकाश को समझ नहीं आया कि वो कैसे उसे ये खबर दे। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम बस चादर लेकर आओ, रास्ते में सब बता दूंगा, अभी फौरन चलो। कोमल आकाश के चेहरे पर फैली घबराहट देखकर परेशान हो गई। वो जल्दी से अपनी चादर लेने भागी और वापस आई तो आकाश पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। रास्ते में भी कोमल बार बार पूछती रही कि आखिर हुआ क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं, मगर आकाश खामोश रहा और फिर मुख्तसर सा जवाब दिया, अस्पताल पहुंचो, फिर सब पता चल जाएगा। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे, आकाश तेजी से उसे उसकी माँ के कमरे की तरफ ले गया
अंदर दाखिल होते ही कोमल की नज़र सफ़ेद चादर में ढके वजूद पर पड़ी और उसके कदम वहीं जम गए। ये क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से चादर हटाई। माँ के साकित चेहरे को देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बेख्तियार माँ के सीने से लिपट गई और हिचकियां लेकर रोने लगी। पूरा कमरा उसके बैन से गूंज उठा। आकाश ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह काबू में नहीं आ रही थी। अम्मी प्लीज आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं। वो बिलक बिलक कर रोती रही, यहां तक कि शिद्दत गम से उसकी हालत गैर होने लगी। आकाश ने उसे थामने की कोशिश की, मगर अचानक वो एक झटके से पीछे हुई। चंद लम्हे लरसती रही और फिर बेहोश हो गई। कोमल के बेहोश होते ही आकाश तेजी से आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरने से पहले संभाल लिया। उसकी सांसें मध्यम हो रही थीं, चेहरा जर्द पड़ चुका था। आकाश ने घबराकर उसे कंधों से हिलाया। कोमल, होश में आओ प्लीज। उसकी आवाज में वही इस्तराब था जो उसके दिल में था। नर्सें और डॉक्टर फौरन अंदर आए। आकाश ने जल्दी से कहा, यह बेहोश हो गई है, प्लीज इसे देखें। नर्स ने कोमल को चेक किया और कहा, यह सदमे की वजह से बेहोश हुई हैं, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, मगर इसे आराम की जरूरत है। आकाश ने सर हिलाया और उसे वहीं करीबी बेड पर मुंतकिल करवाया। वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे बेहोशी की हालत में भी वो रो रही हो। कुछ ही देर में कोमल की पलकें लरज़ीं और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। आंखें खोलते ही उसने कमजोरी से इर्द गिर्द देखा और जैसे ही उसे याद आया कि वो कहाँ है, आंसू दोबारा उसकी आंखों से बहने लगे। अम्मी, उसके लंप कांपे और आवाज निकली, मगर बहुत मध्यम। आकाश ने फौरन आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। कोमल, खुद को संभालो, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आकाश एम्बुलेंस में कोमल की मां के जनाजे के साथ उनके घर पहुंचा। कोमल भी साथ थी, मगर अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। बस उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो कोई लफ्ज अदा कर सकती। देखते ही देखते उसकी मां की तदफीन कर दी गई। अगले दिन सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए और आकाश भी कोमल को अपने साथ ले आया। मगर कोमल अब महज एक जिंदा लाश की मानंद थी, जिसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो हर चीज से बेनियाज थी, जैसे जिंदगी की हर उम्मीद खो चुकी हो। उन दिनों में आकाश ही उसे संभाल रहा था। कोमल की मां की वफात के बाद एहतशाम आफंदी भी आया था, और जब उसने आकाश को कोमल का ख्याल रखते देखा तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, वरना उसका ज़मीर बार बार उसे मलामत कर रहा था कि उसने एक मासूम लड़की को अपने इंतकाम की आग में झोंक दिया। लेकिन अब आकाश का बदला हुआ रवैया देखकर जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ हट गया हो। कोमल को होश आया तो उसने आकाश को अपने पास बैठे पाया। आकाश ने नरमी से उसका हाल पूछा, मगर कोमल ने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और धीमे मगर मजबूत लहजे में बोली, मैंने खुद को अपनी माँ और भाई के इलाज के लिए बेचा था, और अब आपका बदला भी पूरा हो चुका होगा। अब प्लीज आप मुझे आज़ाद कर दें, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। कोमल के इन अल्फाज ने आकाश के दिल में हलचल मचा दी। ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। वो तो अनजाने में कोमल से मोहब्बत कर बैठा था, और अब उसे छोड़ना इसके लिए मुमकिन नहीं था। कोमल ने हाथ जोड़ते आजी से कहा, प्लीज अब मुझे जाने दें, अब मुझ में इतनी तजलील बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, मैं और जिल्लत नहीं सह सकती। वैसे भी किसी को जबरदस्ती ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, और आपका भी मुझसे दिल भर ही गया होगा। कोमल के ये अल्फाज सुनकर आकाश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर जख्म लगा दिए हों। उसने फौरन आगे बढ़कर कोमल को अपने हिसार में लिया, जैसे वो उसे कभी खोना नहीं चाहता। कोमल, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा
जो कुछ भी किया उस सब के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। अब तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरी रूह में बस चुकी हो, मेरी जान बन गई हो। तुमसे दूर होना मतलब खुद को मार देना है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। कोमल आकाश की आंखों में आंसू देखकर हैरान रह गई। वो खामोशी से उसे देखते रही, जिसे यकीन ना आ रहा हो कि हमेशा सख्त लहजे में बात करने वाला आकाश आज उसके लिए रो रहा है। आकाश ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और नरमी से कहा, वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारे भाई के अलावा कोई नहीं बचा और शादी तो तुम्हें करनी ही थी, तो क्यों ना तुम मेरी होकर मेरे साथ रह जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी मोहब्बत से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। कोमल ने गहरी सोच में डूबकर उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आपने सही कहा, इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं, मगर अब मुझ में मजीद ताने और बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। आकाश फौरन बोला, मैं वादा करता हूं आइंदा कभी तुम्हें ताना नहीं दूंगा, ना ही कोई तल्ख बात करूंगा। मैं अपने माजी के तमाम रवैयों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए आकाश ने हाथ जोड़ दिए। कोमल ने उसके हाथ थामे और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। आकाश ने उसे अपने हिसार में लेकर उसके बालों को सहलाते हुए तसल्ली दी और वो यूं ही उसके बाजुओं में अपनी तमाम तकलीफ़ें भुलाकर रो पड़ी। मुकम्मल इलाज के बाद कोमल का भाई ठीक हो गया, लेकिन अपनी मां का सुनकर रोने लगा। फिर आकाश और कोमल ने मिलकर उसे संभाला। आकाश कोमल के भाई को भी अपने घर ले आया था और उसे आगे एडमिशन भी करवा दिया। अब वो तीनों हंसी खुशी रह रहे थे और आकाश कोमल के साथ साथ उसके भाई का भी पूरा ख्याल रख रहा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।